हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन कोर्स के बारे में, जो कि आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बेसिस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग इसमें हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होगा। पर हम लोग आज केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री में हम लोग हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। क्या आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन के आने का अनुमान है, तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, उस हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड स्टेट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि क्या होते हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट का नाम है सॉलिड स्टेट, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं ठोस अवस्था। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस अवस्था। तो हम लोग इसके बारे में यानी इस टॉपिक यानी ठोस अवस्था के बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डील करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से डील करेंगे। क्या होता है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सॉलिड स्टेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी टाइप्स कितने होते हैं सॉलिड स्टेट के, और क्या सॉलिड स्टेट के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो यानी पहले तो सॉलिड आता है, सॉलिड यानी ठोस। ठोस होता क्या है, ठोस यानी ठोस क्या होता है ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके शेप, साइज एंड वॉल्यूम तीनों क्या हो, फिक्स्ड हो या डिफिनिट हो। तो उस पदार्थ को हम लोग सॉलिड बोलते हैं। यानी सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों निश्चित होते हैं, सॉलिड यानी ठोस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड्स के अब हम लोग टाइप पढ़ेंगे। सॉलिड के बारे में यदि आपको क्वेश्चन आ गए कि चलिए आप सॉलिड्स के बारे में कुछ विवेचना बताइए, यानी सॉलिड होते क्या हैं, सॉलिड पर विवेचना कीजिए। तो पहले सर्वप्रथम आप लोग लिखेंगे कि सॉलिड पहले होता क्या है। सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या हो, तीनों डिफिनिट हो यानी निश्चित हो, उस पदार्थ को सॉलिड कहते हैं। अब सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, यानी सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं। सॉलिड देखिए आपका मेनली आपका 2 टाइप्स को होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकेंड होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या होते हैं एमॉर्फस सॉलिड, तो अब हम लोग को उसका डिफिनीशन लिखना होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, चलिए मैं आपको एक आसान शब्दों में ही बता देता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड वह सॉलिड होते हैं यानी वह ठोस जिनके मॉलिक्यूल के बीच जो अरेंजमेंट हो वो क्या हो, रेगुलर यानी नियमित हो। जैसे मॉलिक्यूल ए यहाँ पे है तो मॉलिक्यूल बी यहाँ पे होना चाहिए, मॉलिक्यूल बी यहाँ पे है तो मॉलिक्यूल ए यहाँ पे होना चाहिए, और ए है तो बी होना चाहिए, बी है तो ए होना चाहिए, ए है तो बी होना चाहिए, बी है तो ए होना चाहिए, बी ए बी, यानी एक क्या हो, नियमित स्ट्रक्चर हो यानी नियमित व्यवस्था हो। तो उस प्रकार के सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, उस प्रकार के सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। फिर तो चलिए देखते हैं और एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, इनके बीच अनियमित व्यवस्था रहेगी, यानी कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है तो ए के पास ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए बी 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 ए, यानी उस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। इस सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इस सॉलिड को हिंदी में बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस।
तो हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पहले पढ़ा, सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड के टाइप्स के बारे में पढ़ा। सॉलिड मेनली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, वे सॉलिड जिनके मॉलिक्यूल के बीच अरेंजमेंट क्या हो, रेगुलर हो यानी नियमित हो, उस सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड किसे बोलते हैं, इनके मॉलिक्यूल के बीच अरेंजमेंट क्या होता है, इर्रेगुलर होते हैं यानी अनियमित होते हैं, उस प्रकार के सॉलिड को क्या बोलते हैं, एमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसके बीच डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के बेसिस से, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के बेसिस से आपका जो डिफरेंस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के बीच डिफरेंस होते क्या है, यानी क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस, आपका ये पहला ही डिफरेंस हो गया। और सारे डिफरेंस देखेंगे कि क्या होते हैं डिफरेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। यानी डिफरेंस आपका क्वेश्चन एक बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर। आपका क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में कि डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर। तो चलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर एक एक करके देखेंगे। तो पहला इस तरफ हम लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, इस तरफ लिखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो चलिए बात करते हैं आपका अंतर क्या हो सकता है। एक डिफिनीशन वाला यानी परिभाषा का अंतर, इसका परिभाषा अलग, इसका परिभाषा अलग। अब सेकेंड आपका अंतर क्या हो सकता है, इनके बीच व्यवस्था क्या होती है, नियमित, इसके बीच व्यवस्था क्या होती है, अनियमित। अब तीसरा आपका अंतर क्या हो सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यानी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, यानी इसका जो क्वथनांक होता है अधिक होता है किसके अपेक्षा, एमॉर्फस, इसका क्या होता है, कम। ठीक। अब देखिए चौथा आपका अंतर क्या हो सकता है, चौथा दीज आर ट्रू सॉलिड। इस प्रकार के सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस को ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे हिंदी में बोलते हैं अतिशीतित द्रव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की बेसिस से, अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं, ये भी आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए पांचवा अंतर क्या होता है आपका, तो एग्जाम्पल्स जो आपका पांचवा अंतर हो जाएगा एग्जाम्पल्स का, यानी ईंट हो सकता है, ईंट, पत्थर इत्यादि हो गए। और इसमें आपका आ जाएगा पांचवा अंतर कांच, रूबी ग्लास। तो 5 अंतर तो बहुत है एग्जाम्स के बेसिस से, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच अंतर। आपके फर्स्ट अंतर क्या होता है, परिभाषा का अंतर होता है। दूसरा ये नियमित होता है, ये अनियमित व्यवस्था रखता है। तीसरा क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। और इसे ट्रू सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है कि इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे, ईंट, पत्थर इत्यादि आ सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में रूबी ग्लास इत्यादि। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करिए, क्योंकि यह परीक्षा के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में कौन सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट होता है, यानी क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टल लैटिस, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल जालक।
तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D, यानी बिंदुओं का, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बिंदुओं का 3D में वह रेगुलर अरेंजमेंट जो एक जालनुमा संरचना का निर्माण करती है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है, यानी क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको डीपली में कैसे होता है। बिंदुओं का वह रेगुलर अरेंजमेंट, यानी ये पॉइंट हो गए, और किस में हमको बनाना है रेगुलर अरेंजमेंट, 3D में। बिंदुओं का वह रेगुलर अरेंजमेंट जिससे एक जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। बिंदुओं का 3D में वह रेगुलर अरेंजमेंट, बिंदुओं का 3D में, यानी 3D मतलब त्रिविमीय में, बिंदुओं का त्रिविमीय में वह नियमित व्यवस्था, हिंदी में आप कैसे परिभाषा बना सकते हैं, बिंदुओं का त्रिविमीय में, बिंदुओं का त्रिविमीय में वह नियमित व्यवस्था जिनके द्वारा एक जालनुमा संरचना का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो चलिए बात करते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। कौन सा बिंदु बोलते हैं स्टूडेंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। यह भी आपका परीक्षा के बेसिस से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकता है कि आपका क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, 2-3 नंबर में आपका दे सकता है। तो हम लोग बता दिए, हम लोग परिभाषा अभी बताया कि किसे बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस, और इनके बिंदुओं को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब इसके अगले इंपॉर्टेंट के बारे में, कि इसमें एक आता है कि आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल देखिए अब हम लोग किसे कहते हैं, यूनिट सेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट से यूनिट सेल, इसे हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। तो चलिए इसे आप लोग कॉपी करिए, यानी नोट डाउन करिए, पॉज करके वीडियो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, यानी हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था, यूनिट सेल, इसे हिंदी में बोलते थे एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। तो चलिए देखते हैं एकक कोष्ठिका होता क्या है। यह आपका एक बेसिक यूनिट होता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, यानी जिसके बार बार आने से पूरे क्रिस्टल लैटिस का निर्माण हो जाता है। यूनिट सेल किसे कहते हैं, जैसे हम लोग आपको एग्जांपल्स के तौर पर बता दे रहे हैं कि जैसे मेरा रूम का निर्माण कैसे होता है, ईंटों से मिलकर बनता है, यानी ईंटों से मिलकर पूरा मेरा 3D की तरह पूरा रूम बन जाता है। ठीक, तो यानी हमारे इस रूम के लिए वो जो ईंट है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। तो उसी प्रकार यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण करने के लिए, क्रिस्टल जालक का यानी क्रिस्टल लैटिस का निर्माण करने के लिए सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम लोग जिस प्रकार रूम को बनाने के लिए ईंटों का यूज करते हैं, यानी ईंट हमारे रूम के लिए क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका, उसी प्रकार हम लोग क्रिस्टल जालक का निर्माण करने के लिए जिस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का निर्माण करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उस बेसिक यानी उस आधारी संरचना को, उस आधारी बिंदु को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट सेल क्या होगा। यूनिट सेल के बार बार आने से, बार बार रिपीट होने से क्या हो जाता है, पूरे क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। तो चलिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको यूनिट सेल किसे कहते हैं, यानी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स तौर पर बता दिया, एक रूम का और एक ईंट का कैसे हो सकता है एकक कोष्ठिका। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके परिभाषा की तरफ। तो क्या बोलेंगे, यह एक आधारी संरचना होता है, यूनिट यानी एकक कोष्ठिका एक आधारी संरचना होता है जिसके बार बार आने से पूरे क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे ईंट के बार बार आने से पूरे रूम का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार वह आधारी संरचना के बार बार आने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके परीक्षा के बेसिस से,
यानी सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यूनिट सेल के हम लोग को टाइप्स भी पढ़ने होते हैं, वो और भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले आपको मेन इसका जो यूनिट सेल का परिभाषा क्या होता है हमने बताया, अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसका टाइप्स होता क्या है। पहले हम लोगों ने इसका परिभाषा पढ़ लिया, अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की तरफ। ये मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ये मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट वन होता है आपका सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आपका यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, चौथा आपका होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लोग इसके बारे में एकदम डीपली से बात करेंगे, क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या होता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर आप एक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल का आप लोग परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके टाइप्स की तरफ। क्या होते हैं सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी होते क्या है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे, अपने एक एक करके सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्या होता है आपका बीसीसी, क्या होता है एफसीसी, क्या होता है ईसीसी। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं, यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वह यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पर एटम, मॉलिक्यूल या आयन क्या हो प्रेजेंट हो, उस प्रकार के यूनिट सेल को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। तो देखिए कॉर्नर पर प्रेजेंट है कि नहीं, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी पूरे टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। कितने कॉर्नर हैं स्टूडेंट्स? 8 कॉर्नर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल का किसे कहते हैं? वह एकक कोष्ठिका जिसके केवल कॉर्नर पर, ध्यान दिएगा स्टूडेंट्स, केवल कॉर्नर यानी केवल कोने पर परमाणु या अणु या आयन उपस्थित हो, तो उस प्रकार के एकक कोष्ठिका को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ये मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को ये परिभाषा आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, मैं इसी में आपको बता दे रहा हूँ कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये रैपिड रिवीजन कोर्स है, जिससे मैं तेज़ी से ये बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। जितना ही कम समय हम लोग जितना अधिक सीख सकते हैं उतना सीख ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पर। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है, तो वह यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, वह यूनिट सेल, आप लोग परिभाषा लिखते रहिएगा अपने कॉपी में। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग परिभाषा आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के बेसिस से सॉलिड टेस्ट से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। वह एकक कोष्ठिका जिनके कोने पर अणु या परमाणु या आयन उपस्थित तो हो, लेकिन उनके सेंटर पर भी क्या हो, एक अणु, परमाणु या आयन उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं।
जिनके कोनों पर परमाणु तो उपस्थित हो परंतु उनके केंद्र पर यानी पूरे सेंटर पर भी क्या हो, परमाणु उपस्थित हो, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पर। तो चलिए देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, इधर ही देख लीजिए, यानी FCC, इसे FCC के नाम से भी जानते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके FCC के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इसको हम लोग BCC के नाम से जानते हैं, BCC, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लोग बात करेंगे अब FCC। अब व्हाट इज FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। तो चलिए बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। वह यूनिट सेल, ध्यान दीजिएगा, वह यूनिट सेल जिसके कोनों पर परमाणु तो उपस्थित हो, जिनके सभी कोनों पर परमाणु तो उपस्थित हो परंतु उनके फेस पर यानी फलक पर, उनके फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकार के एकक कोशिका को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से सुनिएगा परिभाषा। वे एकक कोशिका जिनके सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित तो हो बट एक और कंडीशन आ जाता है, उनके फलक पर भी क्या होने चाहिए, परमाणु उपस्थित होने चाहिए, तो उस प्रकार के एकक कोशिका को FCC यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक फलक यहाँ हो जाएगा, एक फलक यहाँ हो गया, एक फलक यहाँ हो गया, एक फलक यहाँ, 4, एक इस तरफ का एक उस तरफ का, यानी यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यह तो 3D स्ट्रक्चर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी इनके कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे, यानी 6 एटम प्रेजेंट होने चाहिए इनके फलक पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने बात कर लिया प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में और FCC के बारे में। तो हम लोगों ने बहुत ही तेज़ी से इसे पढ़ा अभी। तो अब एक लास्ट बनता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बचता है लास्ट, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए मैं लास्ट वाला आपको बता दे रहा हूँ, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे, जैसे ही नाम से ही पता चला इंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे, वह यूनिट सेल जिनके सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित तो हो बट उनके इंड पर यानी एक दूसरे के विपरीत, यानी यदि ऊपर प्रेजेंट हो एक परमाणु तो एक परमाणु इनके नीचे वाले फलक पर उपस्थित होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमेशा इसके इंड पर, यानी यदि नीचे रखे हैं, ये नीचे वाले फलक पर आप परमाणु व्यवस्थित किए हैं तो जस्ट इसके ऊपर वाले पर एक और परमाणु व्यवस्थित होने चाहिए। तो उस प्रकार के यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से एक बार इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर ऐसे बना, तो क्या होगा, इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट तो होंगे एटम बट इनके इंड पर, यदि मैं इस तरफ इस वाले फलक पर बना रहा हूँ, इस वाले फलक पर, तो इसके अपोजिट यानी इस वाले फलक पर भी हमारा क्या होना चाहिए, परमाणु प्रेजेंट होने चाहिए। तो उस प्रकार के यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल कितने टाइप्स के होते हैं, ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम लोगों ने एक एक करके बारे में सबके बारे में डिस्कस कर लिया। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल जिनके सभी कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं, केवल सभी कोनों पर ही उपस्थित होंगे, तो उस प्रकार के सेल को यूनिट सेल कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। बॉडी सेंटर्ड किसे कहते हैं, कोनों पर तो प्रेजेंट होने चाहिए बट उनके सेंटर पर भी प्रेजेंट होने चाहिए, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब हम लोगों ने देखा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC किसे कहते हैं, इनके कॉर्नर पर प्रेजेंट तो होंगे बट इनके सभी फेस पर यानी फलक पर भी होंगे, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को FCC कहेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंड सेंटर पर। इंड सेंटर किसे कहते हैं, इनके कोनों पर तो प्रेजेंट होंगे बट इनके इंड एक दूसरे के इंड पर यानी एक दूसरे के विपरीत फलक पर क्या होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे, तो उस प्रकार के यूनिट सेल को इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तो अब हम लोग इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे एक एक करके, क्योंकि इसमें से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन देता है सॉलिड स्टेट से, 7-8 मार्क्स देता है यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के बेसिस से। तो हम लोग 7-8 मार्क्स कैसे पा सकते हैं उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा।
तो हम लोगों ने पहले यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप्स को थे। अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे एक एक करके। तो हम बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाला है आपके सॉलिड स्टेट से। तो हम लोग को 7 मार्क्स पाना है सॉलिड स्टेट से, पूरा फुल मार्क्स। तो कैसे आप लोग पा सकते हैं, और अधिक नंबर्स का भी दे सकता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कम कभी कभी दे देता है मार्क्स का कोई चैप्टर से उठाकर, और कभी बहुत अधिक भी दे सकता है, 13 नंबर का दे सकता है, 14 नंबर का भी दे सकता है। तो इसलिए हम लोग को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए किसी चैप्टर्स के बारे में। तो मैंने आप लोगों को ये सब बता दिया, हम लोग इसके बारे में एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे वीडियो को पॉज कर इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके एनालिसिस के बारे में। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए अब हम लोग इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है एनालिसिस इसका। हम लोग इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए पहला फर्स्ट यूनिट सेल का हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल का एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। तो हम लोग जैसा कि प्रिमिटिव एनालिसिस ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो चलिए देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का एनालिसिस क्या होता है। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि आपका इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इनके सभी कॉर्नर पर क्या एटम प्रेजेंट रहेंगे। ये एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जैसा आपको सुविधा पड़े वो सब रख सकते हैं आप। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखिए ये आपका है प्रिमिटिव यूनिट सेल का स्ट्रक्चर। तो ये जो आपका जो ये एटम होता है, ये जो परमाणु होता है, ये कितने भाग अंदर होता है इस क्यूब के, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि ये जो आपका एक एटम होता है वो कितने भाग अंदर होता है। तो जैसा कि आपके ये जो एक परमाणु होता है, ये कॉर्नर में 1/8 पार्ट शेयर करता है, यानी एक परमाणु का 8वां भाग इसके अंदर रहता है और बकिया भाग ऊपर रहता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसका जो 8वां भाग एक परमाणु का, यानी एक गोले का 8वां भाग, इसको अगर 8 भाग में हम लोग कट करेंगे तो इसका जो 8वां भाग है इसके अंदर है, इस क्यूब के अंदर। इसलिए कहते हैं कि ये जो आपका एक परमाणु होता है 1/8 पार्ट शेयर करता है। एक परमाणु, एक कोने का परमाणु 1/8 पार्ट शेयर करता है। ठीक है स्टूडेंट, और कैसे शेयर करता है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जैसे मान लीजिए एक बॉल है, एक बॉल को हमको पूरी तरह से ढकने के लिए क्या करना होगा, हमको 4 बॉल चाहिए। कितने बॉल चाहिए एक बॉल को ढकने के लिए? जैसे एक बॉल है, हमको 4 ऊपर से रखना होगा, 4 नीचे से रखना होगा, जिससे हमारा वो एक बॉल पूरा अच्छी तरीके से ढक जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हमारा जो एक परमाणु होता है वो हमारे क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट शेयर करता है। कितने पार्ट शेयर करते हैं? 1/8 पार्ट शेयर करते हैं। तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा टोटल, यानी कुल परमाणुओं की संख्या क्या होता है हम लोग का। मैं हिंदी में भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ तो, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी बता दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी हमारा कुल परमाणुओं की संख्या प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं हमारा एक कोने का परमाणु कितने भाग शेयर करता है? 1/8 भाग। और कितने कोने में परमाणु उपस्थित हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे टोटल नंबर ऑफ एटम कॉर्नर में कितने हैं? 8 हैं। तो क्या हो जाएगा? इंटू 8, 1 कट गया, यानी मेरा टोटल नंबर ऑफ एटम इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने आएंगे? 1 एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ 1 एटम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को टोटल नंबर ऑफ एटम समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसका रेडियस और एज लेंथ के बीच संबंध। तो दूसरा हम लोग को ज्ञात करना होगा इसके एनालिसिस में आर एंड रेडियस एंड एज लेंथ। चलिए देखते हैं रेडियस एंड एज लेंथ होता क्या है आपका। यदि आप इसे जूम करेंगे, इस पार्ट को जूम जब करेंगे आप, तो क्या होगा हमारा ये जो ऊपर का जो कॉर्नर का एटम्स है आपका क्या हो जाएंगे, जब जूम करेंगे तो ये वाला इतना बड़ा हो जाएगा। देखिए
ये भी जूम होगा, ये जूम होगा, ये जूम होगा, ये जूम होगा, तो क्या हो जाएंगे आपके जो एटम्स हैं कॉर्नर के वो आकर अटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस यूनिट सेल को जूम करेंगे तो हम लोग देखते हैं क्या होता है हमारा, यहाँ तक का रेडियस r हो गया। जब इसका रेडियस r तो इसका रेडियस भी r होगा, ठीक। और हम लोग एज लेंथ चलिए इसका मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो एज लेंथ है मान ले रहे हैं a, एज लेंथ क्या है a है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारा जो रेडियस और एज लेंथ दोनों इक्वल हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू r। यही हो गया आपका एज लेंथ a और रेडियस में संबंध। तो देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग इस a को क्या लिख सकते हैं, r प्लस r लिख सकते हैं, r प्लस r, क्योंकि r प्लस r इज इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक है, a बराबर r प्लस r इज इक्वल टू r। तो हमारा रिलेशन निकल गया कि a इज इक्वल टू r। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को रेडियस और एज लेंथ के बीच संबंध भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है आपका। तो ये तीसरा एनालिसिस है। पहला एनालिसिस था कि हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सेल में। दूसरा हमारा एनालिसिस था रेडियस एंड एज लेंथ में संबंध यानी रिलेशन। तीसरा हमारा एनालिसिस है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए किसे कहते हैं, यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन का देख लीजिए पहले परिभाषा क्या होगा, डिफिनीशन। यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान को परसेंटेज में यानी प्रतिशत में व्यक्त करना ही पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान को प्रतिशत में व्यक्त करना ही पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, यानी इस यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, परमाणुओं द्वारा कितना स्थान घेरा गया है। तो चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं, यानी हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का जो आपका फॉर्मूला बनेगा तो क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी इसका हिंदी में क्या होगा परिभाषा, इनटू 100। ध्यान दीजिएगा हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारा क्या होगा, इसका हिंदी में हम लोग कैसे देखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम्स यानी परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल स्थान का आयतन। हमारा पैकिंग फ्रैक्शन बराबर सूत्र क्या होगा, परमाणुओं द्वारा यूनिट सेल में घेरे गए कुल स्थान का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी यूनिट सेल का आयतन अपान के यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन जब निकालने चलेंगे तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल एटम, टोटल एटम कितने हैं इसमें 1 एटम है। अब इसका हम लोग वॉल्यूम ज्ञात करेंगे तो क्या होता है हमारा, एटम का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा। अब अपान के वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, यानी इस एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होगा, घन का आयतन a क्यूब, हाँ वेरी गुड, क्या होगा a क्यूब यानी भुजा का क्यूब होता है। तो क्या हो जाएगा a क्यूब जब हो जाएगा तो a क्यूब के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 2r का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशन लिख रहा है a इज इक्वल टू r। तो हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब अपान 2 2 जा 4 2 जा 8 r क्यूब, r से r कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 क्या हो जाएगा पाई/6। यदि आप इसे 100 तो रहेगा क्योंकि 100 है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा इसका 52.3% है। आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 52.3%।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पैकिंग फ्रैक्शन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं चौथे एनालिसिस की तरफ। तो पहले आप लोग इसे नोट डाउन करिए जिससे कि मेरा स्पेस खाली हो जाए। तो हम लोग बात करेंगे अपने चौथा एनालिसिस की तरफ, प्रिमिटिव यूनिट सेल के ही बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथा एनालिसिस की तरफ। आपका चौथा एनालिसिस है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी वाला हम लोग सूत्र जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। क्या जानते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेंसिटी कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि आपका चित्र बनता है, इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा जैसा कि मैं तेज़ी से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आपका बहुत सी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट के जो एटम प्रेजेंट रहेंगे, तो चलिए हम लोग मान ले रहे हैं कि इसमें मास ऑफ एलिमेंट यानी किसी तत्व का जो मास है वो m ग्राम है। मास ऑफ एलिमेंट कितना है? m ग्राम है। अब उस एलिमेंट में कितने, यानी उस एलिमेंट में मान ले रहे हैं Na नंबर्स ऑफ एटम्स से। क्या है? Na यानी एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या Na को बोलते हैं। तो हम लोग माने उस एलिमेंट में कितने पार्टिकल्स हैं, यानी कितने एटम्स हैं? Na एटम्स है। तो चलिए मान ले रहे हैं मास ऑफ Na एटम इन एलिमेंट। मैं मान ले रहा हूं कि उस तत्व में कितने एटम्स हैं? Na यानी एवोगाड्रो नंबर के बराबर कितने एटम्स हैं। तो उसका भी द्रव्यमान कितना होगा? m ग्राम, क्योंकि जब एक एलिमेंट का मास ऑफ वन एलिमेंट कितना है? m ग्राम है। तो उस वन एलिमेंट में कितने नंबर्स होंगे एटम के? Na एटम्स इन एलिमेंट, यानी उस तत्व में कितने परमाणुओं की संख्या होगी? Na। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, Na परमाणुओं की संख्या होगी। तो यदि मैं Na के Na एटम का जो मास है वो m ग्राम है, तो यदि मैं Na को लिख सकता हूँ इधर देखिए, मैं Na को लिख सकता हूँ 1 इंटू Na एटम्स इज इक्वल m ग्राम। ठीक, अब वैसे ही अगर मैं 1 एटम्स का मास निकालूं तो 1 एटम का जो मास आएगा, मास ऑफ 1 एटम कितना होगा? m ग्राम अपान के Na क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा Na। मास तो हमारा निकल गया। ठीक, अब ये हमारा 1 एटम का मास निकला है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हमारा 1 एटम का मास निकला है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमारा इस यूनिट सेल में हमारा कितने एटम्स थे? 1 एटम्स ही थे। लेकिन मेरा और यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, उसमें अलग अलग एटम्स आएंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने जा रहा हूँ कि मतलब कैसे आपका सभी पर भी लागू हो सकता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि चलिए लेट बी जेड नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। मैं मान ले रहा हूं कि यूनिट सेल में आपका नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? जेड आएगा। ठीक, अब मैं जेड के लिए पूरा मास निकालूंगा, तो मास मेरा जेड के लिए कितना आएगा? मास ऑफ जेड, मास ऑफ देखिए एक के लिए मेरा आया m ग्राम बटा के Na, तो जेड के लिए कितना आएगा? मास ऑफ जेड एटम, यानी जेड एटम का जो मास आएगा मेरा कितना आएगा? जेड इंटू m ग्राम अपान के Na। मेरा मास तो निकल गया। अब मैं जानता हूँ मास तो निकल गया, मुझे वॉल्यूम पता करना है। यूनिट सेल का मैं वॉल्यूम भी जानता हूँ। वॉल्यूम कितना होता है? A क्यूब। कितना होता है? A क्यूब। तो हम लोग इसके हिसाब से जब डेंसिटी निकालेंगे तो मेरा डेंसिटी का जो फार्मूला, डेंसिटी को D से डिनोट करते हैं। डेंसिटी का जो फार्मूला बनेगा मेरा, मैं जानता हूँ मास ऑफ जेड एटम मेरा इतना निकल गया, यानी क्या हो जाएगा? जेड इंटू m
अपान के Na इंटू ए क्यूब, यही आपका डेंसिटी निकालेगा। क्या निकल गया फार्मूला। किसी भी यूनिट सेल का यदि हमको डेंसिटी निकालना है तो हमारा एक यही स्टैंडर्ड फार्मूला कहाँ से आता है, मैं भी ये भी बता दिया हूँ। आपका एनालिसिस में ये भी पढ़ते हैं कि एनालिसिस में क्या होगा, आपका जो एक्चुअल पूरा, तो जब एनालिसिस देगा, आपको एनालिसिस देगा तो आपसे ये सब नहीं पूछेगा, आपको इससे क्वेश्चंस उठाकर दे सकता है, तो क्वेश्चंस इससे आपका उठाकर दे सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे, कैसा आपका डेंसिटी पर आपका क्वेश्चंस दे सकता है। तो अभी तो मैं इसका एनालिसिस बता रहा हूँ कि कैसे क्या होता है, कैसे आपका फॉर्मूला व्यक्त होता है। ऐसे ही मैं सभी के लिए बताऊंगा, लेकिन ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आपको बस यूनिट सेल्स के जो टाइप्स हैं, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तो मैं इसका डेरिवेशन कराया हूँ कि डी यानी डेंसिटी आपका कहाँ से आता है, कैसे निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके अगले एनालिसिस की तरफ पढ़ते हैं। सॉरी, चलिए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि आपका अगला एनालिसिस होता क्या है, और बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसे भी कवर कर लेंगे आसानी से। तो चलिए मैं पांचवा एनालिसिस देखता हूँ, इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर पांचवा लास्ट एनालिसिस है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं किसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर वह नंबर होता है जिसमें एक एटम रखने पर उसके नियरेस्ट अबाउट जो एटम टच करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यदि यही आपका यूनिट सेल है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यदि मैं इसके सेंटर में एक एटम रख दूं तो इसको एक एटम रखने पर इसको 6 एटम क्या करेंगे, एकदम पास एकदम टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इसको 6 एटम क्या होंगे, इसके नियरेस्ट अबाउट होंगे, यानी इसके क्या होंगे, यदि मैं एक एटम प्रेजेंट कर दूं तो इसके पास जो 6 एटम्स होंगे वो क्या होंगे, इसके सबसे पास होंगे। तो यानी कितने एटम आपके सबसे पास होते हैं, वही नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। किसी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर वह संख्या होता है, वह नंबर होता है जो किसी एटम को किसी यूनिट सेल में रखने पर उसके नियरेस्ट यानी सबसे पास वाला एटम, तो यानी इसमें अगर हम एक रखेंगे परमाणु तो इससे 6 परमाणु टच करेंगे, यानी 6 परमाणु इसके पास रहेंगे, तो उस नंबर को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, इसका होता है 6। तो हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल के सभी एनालिसिस के बारे में आज पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम लोग अगले से जल्दी से ही बात करें, अगले यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे जल्दी से, FCC और BCC के बारे में, जो कि इंडिसेंटर्ड इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो उसके बारे में हम लोग खैर बात नहीं करेंगे। पहला आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये एनालिसिस था, अब FCC है और BCC है। उसके बाद हम लोग अगले न्यू टॉपिक के यानी न्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसी तब से आप लोग क्या करिए, इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो चलिए अब हम लोग अगले एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, अगले यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसके कॉर्नर में तो एटम प्रेजेंट होते हैं, बट इनके सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब इसमें हम लोग टोटल नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, पहला एनालिसिस में टोटल नंबर ऑफ एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम क्या लिख लेगा, टोटल नंबर ऑफ एटम क्या आएगा। पहले तो ये कोने का परमाणु मेरा 1/8 पार्ट शेयर करते हैं, कितने कॉर्नर है, 8 हैं। ठीक, और एक कहाँ पर है, सेंटर पर, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एटम, 2 एटम। ठीक, पहला एनालिसिस हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा एनालिसिस करते हैं। दूसरा एनालिसिस मेरा क्या था, A एंड R में संबंध, रिलेशन A एंड R में। तो चलिए देखते हैं A एंड R में रिलेशन क्या होगा। जब हम लोग इसे जूम करेंगे तो क्या होगा, ये एटम आपस में टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R। ठीक, ये जो एटम है, ये एटम जब इसे जूम करेंगे, बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में टच हो जाएंगे।
ठीक। अगर मैं इसका एज लेंथ मान लेता हूँ ए है, जब ये ए है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये पूरा हो गया 4R हो गया। अब क्या होगा, ये देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि हमारा जब ये ए है तो क्या होगा, ये भी ए हो सकता है क्योंकि एज लेंथ तो सभी बराबर रहेंगे। जब ये ए तो यानी इसका क्या होगा, ये कितना होगा, √2a, क्या होगा, √2a। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं जानता हूँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको कर्ण यानी इसका मान निकालना है, तो यानी कर्ण स्क्वायर का मान निकालना है, तो लंब कितना है, 1 है, ए स्क्वायर, ये भी 1 है, आधार भी ए है, प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ये k का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, √2a। यही लिखा हूँ स्टूडेंट, यहाँ का मान कितना हो जाए, √2a। जब ये √2 है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट थोड़ा सा, ये भी क्या होगा, √2 होगा, √2a कितना होगा स्टूडेंट, √2a। थोड़ा सा एज्यूम करने वाला ये है, क्योंकि जैसा ही मैं अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान भटकाएंगे तो हम लोग भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ तक डिस्टेंस √2 है, तो ये वाला भी डिस्टेंस √2a ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमको ये वाला पूरा मिल गया, ये वाला मिल गया और ये मिल गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मुझको ये वाला भाग मिल गया है 4R, R प्लस R प्लस R प्लस R। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको वो वाला भाग भी मिल गया, देखिए ऐसे, ये वाला भाग मिल गया √2a, ये वाला भाग मिल गया √2a। अब हम लोग ये जानते हैं ये a है, ये a है, तो हम लोग रिलेशन जब निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4R कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से कर्ण का मान कितना होगा आपका, 4R का होल स्क्वायर, लंब का मान कितना है, √2a का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आधार का मान भी कितना है, a स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसको 4R बराबर लिख सकते हैं, रूट में √2 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम यदि हम r का मान निकालेंगे तो पहले यहाँ से देखिए √3a आ जाएगा बाहर, और हम r का मान निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, √3a/4। यही आपका निकल गया रिलेशन बिटवीन a एंड r। तो हम लोगों ने अभी इसमें देख लिया, दूसरा एनालिसिस भी देख लिया। अब तीसरा एनालिसिस क्या है मेरा, तीसरा एनालिसिस था पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से, पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग जानते हैं परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान बटा के किसका आयतन, यूनिट सेल का आयतन। पैकिंग फ्रैक्शन का हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बटा के यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। तो चलिए हम लोग उसी से ज्ञात करेंगे। तो हमारा परमाणु, कितने परमाणु हैं इसमें, पूरे टोटल 2 हैं, 2, और इनका आयतन 4/3 πr³ बटा के यूनिट सेल का आयतन कितना, a क्यू को रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यदि यहाँ से a का मान निकालें, यहाँ से a का यदि हम लोग मान निकालें तो a बराबर आएगा 4R/√3 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान रख सकते हैं a का, तो कितना हो जाएगा 4R/√3³ होगा। इसको यदि हम लोग जब हल करेंगे, यानी जब इसको एकदम सॉल्व करेंगे तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा इसका। तो आप लोग इससे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रैपिड डिवीजन कोर्स चल रहा है, जिससे कि हम लोग को जल्दी से जल्द ही हम लोग किसी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा आपका 68% आएगा, इंटू 100 भी रहेगा। आप लोग इससे सॉल्व कर देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अब अगला एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। इसके अगला एनालिसिस क्या है आपका इसका, तब से इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसके अगला एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसके स्पेस तो है नहीं अभी। तो आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगला एनालिसिस की तरफ। तो चलिए इसका देखता है अगला एनालिसिस। इसका अगला एनालिसिस चौथा क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी का हम लोग सूत्र जानते हैं, D = कितना होता है, AQ। हम लोगों ने पिछली बार निकाला था इसको। और हमारा पांचवा एनालिसिस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी CN नंबर मेरा इसका कितना होगा, 8 होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगला एनालिसिस की तरफ, यानी FCC एनालिसिस की तरफ,
क्योंकि हमारा इसका एनालिसिस ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल का पार्ट पूरा हो गया है। अब हम लोग अगला एनालिसिस पे बात करेंगे, अगले यूनिट सेल के एनालिसिस पर, एनालिसिस ऑफ FCC। चलिए देखते हैं एनालिसिस ऑफ FCC क्या होगा। पहले सबसे पहले FCC का स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बन गया, इनके कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट रहेंगे और सभी फेस पर। कितने फेस होते हैं इसके? 6 यानी 6 फलक होते हैं। तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ एटम जब निकालेंगे तो कितना होगा? कॉर्नर पर कितने हैं? 1/8 भाग शेयर करता है कॉर्नर वाला, 8 हो गया प्लस। अब देखिए जो ये फलक वाला परमाणु होता है वह 1/2 भाग शेयर करता है, आधा अंदर रहता है और आधा ऊपर, आधा अंदर रहता है और आधा ऊपर, तो 1/2 पार्ट शेयर करता है। तो यानी 1/2 इंटू कितने फलक हैं? 6, 2 3 या 6, हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? 4 एटम हो जाएंगे इसमें। ठीक, दूसरा एनालिसिस हमारा इसका क्या है? दूसरा एनालिसिस है इसका आपका नंबर ऑफ, रिलेशन बिटवीन A एंड R। A एंड R में रिलेशन, तो एज लेंथ A और R में रिलेशन इसमें क्या होगा? इस पर रिलेशन क्या होगा? तो चलिए देखते हैं रिलेशन क्या होगा। यदि हम इसके फेस का, देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि हम इसके फेस का ये और ये, यदि मैं इसको एकदम जूम करूं यानी इसको बढ़ाऊं तो हमारा जो क्या होगा कि तो देखिए इसको यदि हम लोग जूम करें, यानी इसको हम जैसे एकदम जूम करेंगे तो क्या होगा? हमारा इसका एटम सभी टच हो जाएंगे। एक बीच में भी रहेगा, सॉरी ऐसे नहीं, देखिए क्योंकि इसका फेस वाला ये हो गया, यहाँ से यहाँ पूरा ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया पूरा 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा। और हम लोगों ने इसके और इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाले थे, √2a आया था। क्या आया था? √2a। तो यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? √2a = 4R। तो हम लोग जब यहाँ से R का मान निकालेंगे तो हमारा R बराबर आएगा, यहाँ से आपका देख लीजिए, वहाँ से R बराबर आएगा आपका √2a/4, √2a/4, या इसे लिख सकते हैं R = a/2√2। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने अपना दूसरा एनालिसिस भी देख लिया। तीसरा एनालिसिस क्या है आपका? पैकिंग फ्रैक्शन। तीसरा एनालिसिस क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन का आपका जो सूत्र होता है, यानी क्या होता है? कुल परमाणुओं द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन बटा के यूनिट सेल का आयतन इंटू 100। तो हमारा कुल परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन 4 है, 4 हमारा परमाणु है, इनके द्वारा 4/3 πr³ इसका आयतन हो गया, बटा के a³ हमारा क्या होता है? आयतन होता है। हम लोग यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। जब a का मान निकालेंगे तो आएगा मेरा 4r/√2 का क्यूब। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आप लोगों का आएगा, यहाँ पे 100 भी रहेगा। तो यहाँ से आपका जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 74%। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने तीसरा इसके एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया। अब चौथा एनालिसिस इसका क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी तो आप लोग जानते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं? D = ZM/NA × AQ। यही इसका चौथा एनालिसिस है। पांचवा एनालिसिस क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बता दे रहा हूँ। ये आपका चौथा एनालिसिस हो गया। पांचवा एनालिसिस क्या होगा? मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने बात कर लिया यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में, प्रिमिटिव यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में, फेस सेंटर यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में और बॉडी सेंटर यूनिट सेल के एनालिसिस के बारे में। फिर हम लोग मूव करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, कि जो कि आपका परीक्षा बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे आप लोग जल्दी से ही नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे तुरंत आगे।
चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ने से पहले इस पर एक सवाल कर लेते हैं, यानी क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके डेंसिटी पर। यानी हमारे इसका डेंसिटी क्या होता है, डी इज इक्वल जेड एम बाई एन ए इंटू ए। इस पर एक सॉल्व यानी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए दिया आपका सिल्वर क्रिस्टलाइसेस इन एफसीसी यूनिट सेल। एक जो एजी है यानी सिल्वर है वो एफसीसी यूनिट सेल बनाता है। द डेंसिटी ऑफ एजी इज, जो डेंसिटी एजी का दे दिया है वो दे दिया है 10.5 ग्राम सेमी क्यूब। कैलकुलेट द एज लेंथ, ए इसका पूछ रहा है, ए बराबर पूछ रहा है एज लेंथ, और दे दिया इसका। हम लोग जानते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में, एफसीसी में हमारा जो जेड का मान होता है वो कितना होता है 4। हम लोग ये अपने से लिखेंगे कि एफसीसी में जेड का मान कितना होता है 4। अगर बीसीसी दे देगा तो उसमें जेड का मान कितना होता है 2। अगर और कोई दे देगा तो उसमें जेड का मान हम लोग निकाल लेंगे। अगर क्यूबिक में दे देगा जेड का मान कितना होता है 1। तो हम लोग देखेंगे कि किस में कितना होता है। तो हम लोग को पहले ही दे दिया है क्वेश्चन में कि एफसीसी, तो हम लोग जान जाएंगे जेड इज इक्वल 4, डी का मान दे दिया, ए का मान पूछ रहा है, और एन ए यानी एन ए का मान हम लोग जानते हैं एवोगाड्रो संख्या बराबर आपका होता है 6.02 इंटू 10 के पावर -23। ठीक, कितना होता है आपका 6.02 इंटू 10 के पावर -23। अब यहाँ पे हम लोग डेंसिटी का फार्मूला लगाकर यूज कर कर आपका ए का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग को ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डी यहाँ पे आएगा, तो ए क्यू इज इक्वल जेड एम बाई एन ए इंटू डी। तो इसका जो सॉल्यूशन करने पर इसका जो आंसर आएगा, मैं आपको आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर चलिए तो अच्छा हल हम लोग इसे सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल आएगा 4 गुणे ये एम किस क्या दिया है आपका मास देख लीजिए, मास दिया आपको, हाँ। तो जो हम लोग मास यहाँ पे किसका यूज करेंगे, एजी का, क्योंकि दे दिया है पहले ही कि जो एजी है वो एफसीसी बनाता है। तो हम लोग मास भी किसका लिखेंगे, एजी का, ये अर्जेंटम्स का। तो यानी इसका मास कितना होता है 108 यानी 108। तो 108 हो जाएगा अपान एन ए का मान इंटू 10 के पावर -23 और इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 10.5। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ए का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आप लोग इससे कैलकुलेट कर कर आपका आंसर आ सकता है, आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग है आपका, क्लोज पैकिंग तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं अपने इंटरस्टिशियल वाइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के बेसिस से, इंटरस्टिशियल वाइड। तो चलिए देखते हैं इंटरस्टिशियल वाइड क्या होता है। तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, यानी इंटरस्टिशियल वाइड्स, यानी अंतरकाशी रिक्तिका क्या होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाइड, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरकाशी रिक्तिका। आप लोग हिंदी लिख लिया करिए थोड़ा सा क्योंकि आपसे मिसप्रिंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं अंतरकाशी रिक्तिका क्या होगा। आपका अंतरकाशी रिक्तिका क्या होता है, परमाणु जैसे आपका ये सब परमाणु, इसको क्लोज पैकिंग करने में यानी क्लोज अरेंज करने में, यानी इनको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 परमाणु हैं। इसको क्लोजली जब अरेंज करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसको क्लोजली जब अरेंज कर दिए तो इनके बीच जो रिक्त स्थान बचता है, ये जो रिक्त स्थान बचता है उसे हम बोलते हैं अंतरकाशी रिक्तिका, इंटरस्टिशियल वाइड। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अंतरकाशी रिक्तिका किसे कहते हैं, जब परमाणुओं को एक दूसरे के पास क्लोजली यानी नज़दीक रूप में अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो परमाणुओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है उसे हम लोग इंटरस्टिशियल वाइड बोलते हैं, यानी अंतरकाशी रिक्तिका बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अंतरकाशी रिक्तिका समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं, रुके रहिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इंटरस्टिशियल वाइड। तो यानी अंतरकाशी रिक्तिका होता क्या है। तो अंतरकाशी रिक्तिका भी आपके टाइप्स, बहुत टाइप्स के होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग अंतरकाशी रिक्तिका कितने टाइप्स के होते हैं। जो देखिए अंतरकाशी रिक्तिका है, ये देखिए 2 टाइप्स का होता है, ये मेनली 2 टाइप्स का होता है।
एक होता है 2D डायमेंशन में, एक होता है 3D डायमेंशन में। मैं आपको बस इसका जिक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं अंतरकाशीय रिक्तिका किसे बोलते हैं ये बता दिया। तो देखिए 2D में आपका कैसा रिक्तिका बनता है, तो जैसे मान लीजिए 2D में ये देखिए, ये रिक्तिका जो है उसे 2D इंटरस्टिशियल वाइड बोलते हैं। तो इस रिक्तिका को बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 3D में आपका कैसा बनता है। 3D में आपका जो देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं 3, क्योंकि इसके बीच में जब एटम रखेंगे तो कितने एटम टच होंगे इससे 3, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, पहला हम लोग देख लिया 2D का पहला देख लिया ट्रायंगुलर वाइड। ट्रायंगुलर वाइड किसे बोलते हैं, जब 3 परमाणु आपस में क्या करें, टच करें। जब 3 परमाणु आपस में टच करें तो ट्रायंगुलर वाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार टच करने चाहिए, देख लीजिए स्टूडेंट, इस प्रकार टच करने चाहिए, यानी 2 ऊपर हो 1 नीचे हो, तो इस प्रकार के वाइड को बोलते हैं ट्रायंगुलर वाइड, क्योंकि ट्रायंगुलर जैसा शेप बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं 3D में आपका पहला आएगा टेट्राहाइड्रल वाइड। टेट्राहाइड्रल वाइड, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका क्या होगा, 4 होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। इसमें 4 परमाणु लेकर हम लोग क्या बनाएंगे, टेट्राहाइड्रल। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे टेट्राहाइड्रल बनता है, आप लोग घबराइए मत, मैं आपको बताता हूँ कि टेट्राहाइड्रल वाइड कैसे बनता है। यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। हमको इसी कोऑर्डिनेशन नंबर से पता चलता है कि इसमें कितने परमाणु हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब ऑक्टाहाइड्रल वाइड। ऑक्टाहाइड्रल वाइड, तो ऑक्टाहाइड्रल वाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होता है 6। अब देखिए लास्ट है आपका क्यूबिकल वाइड। लास्ट है क्यूबिकल वाइड, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आपका 8 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रल वाइड कैसे बनता है। टेट्राहाइड्रल वाइड में आपका ये रहे, देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड क्या रहेगा, एक ऐसे रहेगा परमाणु, एक ऐसे रहेगा और एक इसके पीछे रखा रहेगा। ठीक, और क्या रहेगा, एक इसके ऊपर रहेगा। देखिए 4 परमाणु का यूज हुआ, 1 2 3 4। तो इस प्रकार बने वाइड को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वाइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो देखिए अब ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे बोलते हैं। ऑक्टाहाइड्रल वाइड में कितने रहेंगे परमाणु, 6 परमाणु रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे बोलते हैं। चलिए यहीं पर देखते हैं हम लोग ऑक्टाहाइड्रल वाइड किसे बोलते हैं। किसके पीछे, ठीक, सॉरी, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग मैच कराते हैं। इस शेप को बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वाइड। अब देखिए क्यूबिकल वाइड किसे बोलते हैं। क्यूबिकल वाइड में आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो चलिए देखते हैं क्यूबिकल वाइड किसे बोलते हैं। क्या रहेगा, 4 परमाणु, यानी उसमें क्यूबिकल वाइड में क्या रहेंगे। तो चलिए यहीं पर देखते हैं क्यूबिकल वाइड में 4, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, इसके उस तरफ रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसका, इसमें ये तो 3D है, ये बन नहीं पाएगा। 4 अरेंज हो गए इस प्रकार, और इसी के जस्ट ऊपर क्या होंगे, 4 अरेंज हो जाएंगे, यानी ऐसे ऐसे, पीछे एक पीछे। ठीक स्टूडेंट, देखिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, पूरे 8 परमाणु हो गए। तो इसका चलिए हम लोग बनाते हैं क्यूब की तरह। क्या होगा, इसका निर्माण बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा एक क्यूब की तरह। देखिए इसका स्ट्रक्चर एक क्यूब की तरह बना है, इसीलिए हम लोग इस वाइड को बोलते हैं क्यूबिकल वाइड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने इंटरस्टिशियल वाइड के बारे में पढ़ लिया, कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ।
का। अब चलिए हम लोगों ने आज के वीडियो में इतना बहुत कवर कर लिया है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको 2 लेक्चर में हम लोग विभाजित कर देंगे, क्योंकि इतना लेक्चर में आप लोग इसे रिवाइज करिए, लर्न करिए और राइट करिए। ये आपके परीक्षा के बेसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे अच्छे से आप लोग रिपीट भी करिएगा, क्योंकि इससे आपको जो बेसिक नॉलेज सॉलिड स्टेट के बारे में होगा तो इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आपको परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग बात करेंगे अपने अगले लेक्चर पर और अगले टॉपिक के बारे में, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सॉलिड स्टेट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए